वो पंगा नहीं है। बात यह है कि आजकल गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पहले 5-6 बार अपने आप से पूछ के देखो, आंसर नहीं मिलता है तब मेरे से पूछो। और दूसरी बात क्या है कि सच में तुम्हारा क्वेश्चन है क्या। अगर आप मोबाइल में पढ़ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं या पेपर में पढ़ के, तो आपका क्वेश्चन नहीं है फिर वो। आपने उसको कुछ भी फॉर्मुलेट किया है कि मेरे को ये पूछना है गुरुदेव से। दिल की बात होती जो, याद है पहले बेसिक कोर्स में बोलते थे क्वेश्चन कैसा पूछना चाहिए, पुराने लोगों को याद होगा। तो वैसा क्वेश्चन पूछो ना जो सच में तुमको जिसका उत्तर चाहिए, ऐसे तो कुछ भी तुम पूछते रहो। एक तो बड़ी दिनों के बाद कल से देख रहे हैं गुरुदेव ने बात करना शुरू किया है सत्संग में थोड़ा ज्यादा, वरना तो बात भी नहीं कर रहे थे इतने दिन से। 5 मिनट कुछ बोले नहीं, बस हो गया। ओ, ठीक है। तो इसलिए भी एनीवे, बहुत अच्छा था लेकिन आज वाला बहुत ही बढ़िया था। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ये सुना ना, क्या हुआ मेडिटेशन में क्या होता है। इंटेलेक्ट को जागना जरूरी है, तब भी तो इंट्यूशन काम करेगा, नहीं तो कहाँ से काम करेगा। और मन को शांत होना जरूरी है। तो माइंड शांत हो जाता है, इंटेलेक्ट जागता रहता है। और ईगो ईगो का क्या होता है, क्या बोला। डिजॉल्व। डिसॉल्व हो जाएगा ना स्वामी जी। तो बोला क्या, डिजॉल्व, Annihilated. एनिहिलेटेड। Annihilated. रिलेटेड हो गया ना। तो ये याद रखना है, माइंड अगर काम करेगा तो मेडिटेशन नहीं हो रहा। इसीलिए ना हमको जब बहुत थॉट आते हैं तो लगता है ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, इसीलिए ऐसा लगता है। ठीक है। ये मैंने शेयर किया था क्या, गुरुदेव ने लास्ट टू लास्ट ईयर बताया था बर्लिन में, बताया था मैंने। जी जी। तब तो ठीक है। तो जो लोग नया नया कार खरीद रहे हैं ना, सोच समझ के खरीदिएगा। टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है। ठीक है, और क्या बोला वो ईगो के बारे में, आइदर एनहिलेटेड और एक्सपेंडेड बोथ। और ये संसार क्या है, कॉन्शियसनेस। जो दिखता है वो सॉलिडिफाइड कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस हमेशा नहीं है ताजी, फ्रेश और डायनामिक, इसलिए इसमें हमेशा नयापन रहेगा, न्यूनेस, फ्रेशनेस। बट इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो, इसलिए इस दुनिया में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी, अनिश्चितता भी हमेशा रहेगी। क्यों, नया का मतलब तो वही हुआ ना, जो हम जानते हैं सब तो पुराना हो जाएगा। तो अगर कुछ नया रहे तो मतलब अनसर्टेन भी रहेगा। ये बात पकड़ में आई ना। तो लाइफ, ये संसार सब डायनामिक है, स्टैटिक यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है। It can it can counter the nature if you are meditating. इस पे थोड़ा बताइए।
नॉट मेडिटेटिंग। वो, अगर हम लोग ये नहीं समझते कि जैसे यही इसी बात को ले लो, नयापन, न्यूनेस हमेशा रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, पर तुम्हारा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि तुम उसमें भी शांत रह सकते हो। बेसिकली यही बात है। तुम हम बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्यों? जब अनसर्टेनिटी से डील नहीं कर पाते। पर अगर हम अपने कॉन्शियसनेस के पावर को समझेंगे तो हम किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हैं। ये बात समझ में आई ना? एनीथिंग कैन बी हैंडल बिकॉज वी आर लिविंग कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यहाँ एक्टिव है। जैसे पत्थर में एक्शन नहीं दिखता तो पत्थर नहीं काउंटर कर सकता। ये बात समझना। इसीलिए जीवन में कुछ भी हो रहा है उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि हम उसके परे जा सकते हैं, उसके ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए हमको क्यों साधना करना, ध्यान करना जरूरी है, ताकि हम अपने आप को इतना कैपेबल बना सके कि उसके परे जा सके। इच्छा। आगे। कल इसी पे बात कल इस पर ही बात हो रही थी ना? अब ऐसा नहीं है कि मन में थॉट आएगा तो एक्साइटमेंट है, या इमोशंस थॉट्स आएंगे तो मन। थॉट कैसे आता है, क्यों आता है, इस प्रक्रिया, इस मैकेनिज्म को समझा रहे हैं गुरुदेव। जब माइंड एक्साइटेड है और मेमोरी काम कर रही है तब थॉट्स आते हैं। अब माइंड में एक्साइटमेंट क्यों आता है? हमने एक स्पेशल सेशन किया था, एक नहीं 3 किया था। याद है किसी को? योग वशिष्ठ से। हम्म। किसी को याद है माइंड में एक्साइटमेंट क्यों होता है? प्राणों में जब हलचल होती है तब मन हिलता है। तब मन, पर साथ में मेमोरी का होना। इसीलिए हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, टेंडेंसीज दिखते हैं, उस सब का रूट हमारी ही, मतलब वो जो इंडिविजुअल जीव है, जीवा जिसको बोलते हैं, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, उसमें है। अनटिल ये इंट्यूशन है या कुछ है तो। क्योंकि हम सबकी मेमोरी अलग अलग है। सही है ना? इसीलिए सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं। ये बात मेकिंग सेंस, दिस थिंग। जब प्राण बहुत स्थिर शांत होता है तो मन में उद्विग्नता नहीं होती। कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उससे हमारी मेमोरी में कुछ हलचल होता है, माइंड में फिर एक्साइटमेंट होता है और विचार आने लगते हैं, टेंडेंसीज जो भी है। Swamiji, then how do we understand कि like now my prana is stable and my thoughts are stable, but somebody says something and it gets ignited, तो वो प्राणा हाँ पे कैसे? तो
कोई कुछ बोलता है पर हमेशा तो हमारा मन एक्साइटेड नहीं होता ना। बहुत बार बहुत लोग कुछ बोलते हैं पर हम एकदम शांत रह जाते हैं। मेमोरी में कुछ है भी तो भी, पर कब बहुत बार ऐसा भी होता है किसी ने कुछ बोला, हमने कुछ देखा सुना, और तो हम जब उसको हैंडल नहीं कर पा रहे ना, हमारे लिए वो बाहर से जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई जो है, वो जो स्विच है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ऐसा होता है। जैसे जैसे हम बड़े हुए, काफी स्टिमुलाई हमारा बंद हो गया। जैसे गुरुदेव अक्सर एग्जाम्पल कॉटन कैंडी का देते हैं। बचपन में तुरंत हमारे अंदर कुछ होता था, बड़े होने लगे तो बंद हो गया। उसी तरह साधना पथ में आगे बढ़े तो बहुत सारी चीजों ने हमको हिलाना बंद कर दिया, पर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको हिला देती हैं। क्यों हिल जाते हैं, उसकी अलग व्याख्या, उसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है। तो हमको शांत और स्थिर होना, ये जितना ज्यादा अंदर से स्थिर ठोस होंगे, ये चीज उतना ही कम होगा। आज का सत्संग देखा था सबने क्या? कितने लोगों ने देखा था? तो एक बच्ची पूछ रही थी ना, आपको गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ। और आपने नोटिस किया, वो बार बार बोल रही थी, अब बोलने जा रही थी, अब आपको गुस्सा आ जाएगा मैं बार बार बोल रही हूँ। तो गुरुदेव हंस रहे मुस्कुरा रहे। अब ये उसका अपना इमेजिनेशन है कि मैं अगर पूछ रही हूँ और बार बार पूछ रही हूँ तो गुरुदेव को गुस्सा आ जाएगा। तो उसी तरह ना, अच्छा, उसके बोलने पे भी गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हमारा मन एक्साइटेड हो जाता है। कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा कमेंट कर दे तो हर हर चीज में, हर कमेंट में नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा कुछ बोल देता है तो हमारा मन फिर एक्साइटेड हो जाता है। ये बात पकड़ में आई ना? तो अल्टीमेटली खेल क्या है? अपने मन को संभालने का ही खेल है। संभालेंगे कैसे? प्रैक्टिस करके करके बार बार उसको स्थिर रखने का अभ्यास। दुनिया में तो कोई कुछ भी बोलेगा, दुनिया में कुछ भी होगा, हमारे अपने लोग भी कुछ भी बोल सकते हैं। हमारी हमारे अंदर कितनी स्थिरता है, सब इस बात पर डिपेंड करती है। मुझे ट्रिगर स्पेशली पॉइंट्स तो बने ही रहते हैं, मतलब छोटे छोटे। बट ट्रिगर तो कुछ आते रहता है, तो जैसे आपने बोला, खुद को ही अंदर से मजबूत करना है, मतलब। ट्रिगर आते नहीं रहते हैं, वो ट्रिगर हमारा ट्रिगर पॉइंट है। हाँ, यस। तुम लड़की हो, क्या होता है आजकल लड़कियों के इमोशन से कैसे खेलते हैं? अरे सब लोग लड़कियों को सताते हैं, लड़कियों को बोलने नहीं देते, तुरंत मन जो है, चूंकि हम उससे अपने आप को रिलेट करते हैं इसीलिए ऐसा होता है। फिर कोई लड़कों के बारे में कुछ बोल देता है, और कुछ नहीं तो मान लो अभी हम लोग यहाँ सब लोग भारत के रहने वाले हैं, भारत के बारे में कुछ बोल देता हूँ, में से बहुत लोग रिएक्ट कर हम्म। जाते हैं। और भारत में रहो तो हमारे क्षेत्र के बारे में कुछ बोले तो हमारा, हमने क्या कनेक्शन माइंड में बनाया हुआ है वो तो हम ही को पता है। अगर हमारा कनेक्शन हमको ट्रिगर करता है तो फिर तो उसको ठीक करना हमारा ही काम है ना। स्वामी जी, समटाइम्स वो ट्रिगर क्या कहा है उस पर, और किसने कहा है उस पर भी तो थोड़ा सा डिपेंड हो हाँ जाता है। हाँ, दोनों दोनों।
तभी आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन अ बिलीफ सिस्टम, लाइक जैसे अभी आपने बोला ना हमारे क्षेत्र का बात होता है तो एकदम से ये ईगो की बात है। और हम्म हमारे आइडेंटिटी में हमने प्रायोरिटी क्या बना के रखी है। भारत से बाहर आने पर हमारी आइडेंटिटी भारत की, इंडियन की ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। हमारे स्टेट का, हमारे रीजन का कोई मिल जाए तो हमारी आइडेंटिटी फिर तुरंत में शिफ्ट हो जाती है। ये सब हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट तो है ही। पर हमारा, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, तुम कॉन्शियसनेस हो, तो ये आइडेंटिटी क्यों नहीं हमारे ऊपर हावी होती। तो इस एजुकेशन को चेंज करना, हमारे अपने एजुकेशन लेवल पे चेंज, ये एजुकेशन है। एजुकेशन वो नहीं है जो स्कूल कॉलेजेस में मिलता है। तो इस अपने आप को री एजुकेट करना और जो हमने लर्न किया है उसको अनलर्न करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी भी कोई भी आकर के कुछ भी बोलकर हमको हिला सकता है। तो योग का उद्देश्य, पर्पस तो वही है। क्या? योगस क्या है? वृत्ति निरोधः। कितना कंट्रोल है वृत्तियों पर। तो सबसे पहले तो कंट्रोल ही करना पड़ता है वृत्तियों को, टेंडेंसीज को। स्वामी जी ट्रिगर भी स्वामी अगर जी। होता है तो, हाँ बोलिए ना सुधा जी। हाँ मतलब स्वामी जी ट्रिगर भी अगर हुआ है फ्रॉम जी सम सेंसिटिव टॉपिक पे, तो कितना भी माइंड स्टेबल रहेगा एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करते हैं ना स्वामी जी हम। मे बी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे उस वक्त, बट तो कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड तो कर पाएंगे। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में डिफरेंस ये है कि रिएक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम्म। रिस्पॉन्स हमारा कंट्रोल है। बस यही अंतर है। अदरवाइज तो इट्स लाइक कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। कोई कुछ बोल रहा था। हाँ स्वामी जी। हाँ, हमारी आइडेंटिटी हमने अगर सीमित कर रखी है तो ही ट्रिगर होता है। सीमित कर रखी, सीमित पे, छोटी आइडेंटिटी पे ज्यादा प्रोमिनेंस है तब होता है। बड़ी आइडेंटिटी पे हो जाए तो नहीं होता है। अगर सब कुछ कॉन्शियसनेस के ही किया धरा है, सब कुछ उसी के कारण हो रहा है, तो इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। फिर हम करने वाले कौन होते हैं? अगर मैं करने वाला नहीं हूं, आप करने वाले नहीं हैं, तो दुनिया में जो, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, चाहे बहुत ही अच्छा हो रहा हो, बहुत निगेटिव हो रहा है, सब तो कॉन्शियसनेस के कंट्रोल में है फिर। हाँ कि ना? यस, नो, एवरीथिंग इज अंडर कॉन्शियसनेस, थ्रू कॉन्शियसनेस ओनली। बट वही, इसीलिए फिर यहाँ पर वो डिवीजन आता है तामसिक, राजसिक, सात्विक का। भाई जो भी इंसान या जो भी जीव इस सृष्टि में है, सबके अंदर कॉन्शियसनेस है। जो अ, पत्थर वगैरह है उसमें भी कॉन्शियसनेस है। वहां रिस्पॉन्स नहीं है जहां जीव है। अब वहां कौन से क्वालिटी पर वो कॉन्शियसनेस टिक रही है। इसीलिए एज ए टीचर, एज जो भी साधक, वॉलेंटियर, आर्ट ऑफ लिव, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना। अपलिफ्ट करना मतलब क्या? जहां छोटी छोटी चीजों में कॉन्शियसनेस अटकी हुई है, तामसिक है, राजसिक है, उसको ऊपर उठा के सात्विक बनाना। यस।
तो हमारे अपने चेतना को ऊपर उठा के रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। कैसे करेंगे? उसी के लिए सारा उपाय है। स्वामी जी, like some opinions are so deep rooted, like वो opinions भी इसलिए बने because we wanted to guard ourselves when we were in college or whatever, तो किसी कास्ट ट्राइब को लेके, या there's so much ठीक है, वो तो है, वो तो मैं भी मानता हूँ। mental। इसीलिए मैंने क्या बोला, पहले अनलर्निंग होती है। जी। तो अनलर्निंग भी चलेगी साथ में। ऐसे थोड़ी है कि अगर हम अपने पुराने चीजों को ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो कितना भी ऊपर उठाओ कॉन्शियसनेस को, जब भी उसका एक्सप्रेशन होगा तो नीचे वाला होगा। That's true, स्वामी जी। तो ये हमको चूज, फर्स्ट तो क्या है ये, सबसे पहले तो ये देखना कि हमारा सेंस ऑफ ईगो क्या बोलता है। अगर ईगो बोलता है कि हम मेल हैं, फीमेल हैं, तो वो अकॉर्डिंगली हमारा एक्सप्रेशन होगा ना। अगर ईगो बोलता है कि हम ये हैं, मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो भी इंडियन है तो वो ज्यादा, फिर इंडियन बहुत ब्रॉड हो जाता है, लेकिन मेल फीमेल बहुत लिमिटेड हो जाता है। हम्म। जैसे भी देखने का तरीका बता रहा हूँ। तो हम कौन से अपने आइडेंटिटी को ज्यादा होल्ड करते हैं, हमको देखना पड़ेगा। तो चॉइस हमारे पास है, पहले ये चॉइस नहीं था, हम उसमें बहते जाते थे, बहते जाते थे। अब है चॉइस, तुरंत सारा छूट गया, तुरंत छूट जाएगा, पता नहीं। लेकिन अगर हमने इस बात को पकड़ा कि हम कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें बदलेगी। थैंक यू सो मच। यस। ऐसा नहीं है कि हम कोई खाना पीना छोड़ देंगे। हमको अगर गाड़ी लेना है तो हम गाड़ी छोड़ देंगे, घर लेना है तो घर नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ नहीं छूटेगा। ये इग्नोरेंस है कि कुछ हमसे छूट जाएगा। हमारी आइडेंटिटी बड़ी हो गई, बस इतनी सी बात होगी। बड़ी हो जाएगी तो चीजें बदलेंगी। ऐसा भी तो होता है ना, बच्चे जब किसी बात पे गुस्साते हैं, रोते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी सुना है क्या, अरे बच्चा है छोड़ दो, बड़ा होगा तो समझ समझ आएगी, तो फिर यही तो बात चल रही है कि समझ आएगी तो छूट जाएगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या वो समझ क्या है? यही समझ है कि क्या ठीक है। हमको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमको दुनिया में छोड़ देना है। जो छूटेगा वो वही सब होगा जिसको हम बचपना बोलते हैं, बचकानी बातें बोलते हैं, जिसका छूट जाना ही ग्रोथ का लक्षण है। कभी इस बात को अपने अंदर ना नरिश नहीं करना है, घर नहीं करने देना है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन, वो छूट जाएगा। कुछ नहीं छूटता। खाना पीना शौक से खाएंगे, घर बनाना खरीदना अच्छा लेंगे, जो पॉसिबल है, गाड़ी भी, सब कुछ, रहना सहना और रिफाइंड हो जाएगा। पर ये सब चीजों में हम न खुद अटकेंगे न किसी और को अटकाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी का गाड़ी देख करके उसको नीचे सोचेंगे, या किसी की गाड़ी देख के उसको ऊपर सोचेंगे। अभी क्या होता है, लोगों की छोटी छोटी चीजों से हम उनको ऊपर नीचे देखते हैं, क्योंकि हमारा सेंस ऑफ आइडेंटिटी वैसा है। अगर हम सबको
कॉन्शियसनेस, एनर्जी, सबको, सब चीज को के रूप में देखेंगे तो हमारे मन में एक सम्मान का भाव होगा। एक दो दिन पहले गुरुदेव का वो ट्वीट आया, देखा था आपने कि मैग्नम मैग्नानिमिटी या क्या चीज के बारे में देखा था किसी ने? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। नहीं। When you respect someone, it only shows your own magnanimity. Respectfulness is a quality of refined consciousness. आप अगर किसी को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो ये आपके अपनी चेतना का बड़ा, इसी को बोलते हैं बड़प्पन। हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़प्पन। यही बड़प्पन है। आप ही का मन छोटा है तो दूसरों को आप सम्मान कहाँ से देंगे फिर? सम्मान क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि हमारा सेंस ऑफ आई जो है बहुत नीचे के लेवल पे है। इसमें फिर से गलत अच्छा कुछ नहीं है। अगर ये एजुकेशन हमको बचपन से मिला होता तो हम अलग ढंग से देखते। Swamiji, can we put it like this? Like not living in the body consciousness, but in the absolute consciousness. हाँ, करेक्ट। वो भी हुआ ही है। टीन एज में बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम कैसे दिखते हैं, क्या कपड़े पहने हैं हमने, फैशन से मैचिंग है कि नहीं है, ये सब बहुत प्रोमिनेंट होता है। क्यों? बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होती है उस समय। ईगो, सेंस ऑफ ईगो बॉडी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होती है। छोटे बच्चों में उनको खाने पीने खेलने के अलावा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनको जो पहना दो पहन लेंगे, आई मीन मोरलेस। तो यही बड़ा होना है कि हमारी सेंस ऑफ जो आइडेंटिटी, जो कॉन्शियसनेस है, वो एक्सपैंड करे। पर इंसिडेंटली ये एक्सपैंड करना बंद तो नहीं होती है, लेकिन स्टक हो गई। अगर सोचिए, अगर दुनिया में सब लोग ये समझने लगे तो वो जो धर्म के नाम पे या रेस के नाम पे या सेक्स के नाम पे जो अ, क्या बोला जाए, मिसट्रीटमेंट होता है या इस तरह की चीजें होती हैं, वो कभी नहीं होगी फिर। इसीलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत मैटर करता है। और इसके लिए सबसे पहले किसी की चेतना को ऊपर उठा करके तब उसको समझाया जा सकता है। दैट इज ओके शीतल। होता है क्योंकि हम सुनते भी जाता है, कुछ हमारा एक्सपीरियंस भी है। तुम वैसे बोल रही हो, साउथ में जाओगी तो एक अलग ही पंगा चलता है। इतने समय से साधना कर रहे हैं, सेवा पथ पे हैं यहाँ, लेकिन हमें भी तो चेंज आने में समय लग रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि हम एकदम से तो, हमको जब समय लग रहा है, हमको समय चाहिए, तो दूसरों को भी हमको समय देना चाहिए। ये बस प्रार्थना रहे कि हम ये एजुकेशन सब तक पहुंचे। ये एजुकेशन। हम्म। और अगर हमारा जो 5 कोर्स पॉइंट्स है,
अगर हम उसमें पूरी तरह घुस गए, वो हमें घुस गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही छूट जाएगी हमारी। वर्तमान क्षण अटल है, वर्तमान में जीना चाहिए, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। कहाँ पास्ट का फिर बोझ ही नहीं रह गया फिर हमारे पास कुछ भी। अच्छा, गुरुदेव के साथ क्या है ना, उन्होंने सॉल्यूशंस बहुत प्रोफाउंड लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल दिए हैं। हमको सिंपल सॉल्यूशन समझ में नहीं आता आज भी। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, क्वेश्चन आंसर में एक बच्ची खड़े होके पूछ रही है कि हमारे पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करें और बाहर निकले। सिंपल, तुमको सारा नॉलेज मिल चुका है। अब तुमको अब जो कॉम्प्लिकेटेड है वो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन देगा। अपोजिट वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री है, दुनिया में देखो। तुमको यहाँ आकर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन शांत लग रहा है, तो इसका मतलब है तुम जहां से आ रहे हो वहां मन शांत नहीं था, जैसी जिंदगी जी रहे थे तुम। अब उसको गलत नहीं समझना। इसको तुम, ये बात समझ में आई ना, उस जीवन को तुमने गलत समझा, इसीलिए क्या होता है, बहुत लोगों को क्या लगता है, आश्रम से ना जाने का मन नहीं करता एक बार आने के बाद। होता है कि नहीं होता है? न जाने कितने लोग, 90, मोर देन 90% लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको बाहर की दुनिया खराब लगती है। अब वो ये नहीं समझ रहे कि अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। उसी के कारण तो तुमको आश्रम आने के बाद जो फील हुआ, उसका वैल्यू, आश्रम का वैल्यू समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन 5 पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने में जीवन में अपने आप सुलझ जाएगी। कोई पैटर्न हमारा बचा हुआ नहीं रह जाएगा। पर वही है, मिला है तो उसको काम में लाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। और क्या पॉइंट है? एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। दुनिया का सबसे मुश्किल काम। क्या एक्सेप्ट करेगा आदमी? तो आज सोते समय ना यही प्रार्थना करके कि हम जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारे अंदर ये भाव भी टिक जाए। बाकी सारी आइडेंटिटीज हैं, पहचान है, लेकिन वो पहचान भी जीवन में बहुत मजबूत बन जाए। ऐसी प्रार्थना करके हो जाइएगा। और जो लोग भारत में हैं, कल बहुत समय के बाद गुरुदेव रुद्र पूजा के लिए आएंगे। सुबह 7 बजे से है भारतीय समय। तो उस समय अभी भी पूजा कल अच्छा है। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? हम्म। अरे कुछ तो बोलिए। स्वामी जी, मुझे पूजाओं का महत्व नहीं समझ आता। रुद्र पूजा, दुर्गा पूजा, इनका क्या महत्व? अच्छा, आपको, आपने रुद्र पूजा में कभी आप बैठी हैं? जी स्वामी जी। कैसा लगता है पूजा में मुझे बैठने के लिए? मुझे बस वही समय अच्छा लगता है जब स्वामी जी कुछ बोलते हैं कि ये प्रार्थना करो कि तुम मेरे अंदर भी शांति है और मेरे आसपास के लोगों में भी शांति है। आप जब पूजा में बैठे तो आपको कैसा लगा? मंत्र का मुझे, स्वामी जी, मेरे मैं मन। पूछ रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, आपको पूजा में बैठ के कैसा लगा? मैं नहीं पूछ रहा आपको मंत्र समझ में आया कि नहीं, मंत्र अच्छा लगा कि नहीं। आप पूजा में बैठे तो आपको कैसा लगा? मुझे पूजा नहीं, समझ नहीं आती, मुझे पूजा समझ नहीं आती स्वामी जी।
मैं तो पूछ ही रहा हूँ कि पूजा मेरे को कौन सी समझ में आ गई जो मैं आपसे पूछ लूंगा समझ में आई कि नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूजा में बैठकर आपको कैसा लगा, कैसा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, छोड़ दीजिए पूजा में जाना। अच्छा लगता है क्या? शांति लगती है? प्रसन्नता आती है? क्या लगता है? थोड़ी देर में मन शांत होने लगता है। हाँ तो बस, तो समझ में आ गया इसका मतलब आपको पूजा का क्या फायदा है। इससे ज्यादा कुछ समझने के लिए है ही नहीं उसमें। इतना क्या सोचना है पूजा में कैसा फील हुआ, ये बात चल रही है बस। क्या पर्पस है उसमें, क्या समझना। वो जो लोग शास्त्र जानते हैं जाके उनसे पूछिए, वो बताएंगे सारा अपना शास्त्रों क्या है नहीं। को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, पर पूजा में बैठ के जो फील होता है वो तो आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है ना, हम में से किसी को भी। पूजा में बैठ के अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। कोई बोले मुझे सत्संग समझ में नहीं आता, सत्संग में समझना क्या है? क्या बकवास है, सब लोग गाते हैं। अरे बकवास है, पर तुमको सत्संग में बैठ के कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हल्का लगता है, आनंदित महसूस होता है, यू फील लाइट, यू फील हैप्पी, मोर एक्सपेंडेड, दैट्स इट, फिनिश्ड। तो फिर जाओ सत्संग में बैठो। ये बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी स्वामी जी। बस इस पे ध्यान देना है, उतना उन सब चीजों पे नहीं ध्यान देना है। कोई हमको गधा बोले, घोड़ा बोले तो अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? उससे हमारी चेतना सिकुड़ती है। पूजा में बैठ के, सत्संग में बैठ के अच्छा लगता है, क्यों? हमारी चेतना एक्सपेंड होती है। सारा खेल इसी का है। तो जहां भी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंडेड फील होगा वहां अच्छा है, जहां नहीं होता है वहां नहीं जाना है। हर चीज को समझने की आवश्यकता का बेसिस ये बहुत सिंपल और इजी है। ये कोई भी आदमी, बच्चा भी समझ सकता है, बड़े भी समझ सकते हैं, मिडिल एजेड भी समझ सकते हैं। लैंग्वेज का बैरियर हो तो भी समझ सकते हैं। आप तो शायद थोड़ा बहुत हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत थोड़ा बहुत तो जानती ही हैं। जो बाहर से आते हैं ना तो हिंदी आती है उनको, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, फिर भी वो पूजा में बैठते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो कुछ तो ऐसा है जो इस सारे बैरियर के परे हमारे कॉन्शियसनेस का एक क्या बोलेंगे उसको, एक एस्पेक्ट है ना, जिसको पूजा के कारण वो टच मिले, तभी तो जो नहीं जानता उसको भी अच्छा लग रहा है। तो बहुत आसान हो जाता है फिर समझना। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को लगता है नहीं समझ में आता, नहीं अच्छा लगता, तो मत जाओ, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अपनी साधना करो, अपना ध्यान तो करो, कम से कम सेवा कर लो, ज्ञान में रहो, इतना काफी है। यस।